जोहार दोस्तों, आप सबका सरय पाठशाला में स्वागत है। जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सेशन में दोस्तों हम लोगों ने जो PYQ प्रीवियस क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पेपर 4 जो कि भारत संविधान और राजनीति और लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस। ये दो भाग में डिवाइड है। सेक्शन ए में आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, और आपका जो है इसका सेक्शन बी में आप देख रहे होंगे कि आपका सेक्शन बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस ये आपका है। तो सेक्शन ए का इसका जितना ऑब्जेक्टिव है 20 ऑब्जेक्टिव है। पहला क्लास में पूरा 20 इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हो चुका था पूरा डिस्कशन के साथ। उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग जो पॉलिटी का स्टार्ट किए थे ये सब कंप्लीट किए हैं। पूरा आंसर राइटिंग आप लोग जो है जाके देख सकते हैं, सब कुछ डाला हुआ प्ले लिस्ट में। तो ये सब हो चुका है। और हम लोग जो PA का स्टार्ट किए थे दोस्तों, इसमें हम लोग PA में ना पहला क्वेश्चन देख चुके थे कि लोक प्रशासन का अर्थ और महत्व ये हो चुका था। दूसरा है कि RTI एक्ट वाला जो था ये भी बहुत बढ़िया तरीका से लिखा गया और बहुत अच्छा तरीका से पूरा कंटेंट के साथ करंट अफेयर डेटा के साथ इसको पूरा लिखने का प्रयास किया गया। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर ये बहुत अच्छा है, इस तरह कंटेंट हम लोग को मिलता नहीं है। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन हो चुका था आपका पवेट का, यानी कि लोक प्रशासन का। अब ना हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, निम्न पर टिप्पणियां लिखिए। निम्न पर टिप्पणियां लिखिए। इसमें वित्त आयोग का गठन और भूमिका है और राज्य प्रशासन मुख्य सचिव की भूमिका है, यानी दोनों मिला के ना 40 नंबर। ये एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वित्त आयोग का गठन और भूमिका, ये आपका 20 नंबर का है। और राज्य प्रशासन मुख्य सचिव की भूमिका ये भी आपका 20 नंबर का है। जब भी आप देख रहे हैं 4 नंबर है, क्वेश्चन 4 का ही दोनों हिस्सा है और दोनों 20-20 नंबर का है। तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन हमको जो लिखना रहता है 500 से 600 के बीच सबको लिखना रहेगा। आपको उतना ही बीच रखना है, मैक्सिमम 700 के बीच जाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग जो है 700 वर्ड्स के बीच में डील करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग का गठन और भूमिका। और आप लोग के लिए एक जानकारी है कि यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का या फिर JSSC का, तो आप लोग पहले बढ़िया समझ लीजिए कि अभी हम लोग जो है जेपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसमें हम लोग PYQ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद जो सेशन चलेगा ना वो चलेगा मॉडल आंसर राइटिंग का। और फिर हम लोग पूरा जेपीएससी सिलेबस में आ जाएंगे। आपका पूरा जो है जेपीएससी का जो सिलेबस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है, साइंस एंड टेक, उसका धीरे धीरे करके ना पूरा जो है हम आपको सिलेबस जो है कंप्लीट करवाएंगे। पहले PYQ करवाएंगे, टाइम मिलेगा तो मॉडल आंसर राइटिंग, यदि मिल गया टाइम तो इसको करवाएंगे, और नहीं मिला तो सीधा जो है आपका अगला जो सेशन चलेगा PYQ के बाद वो सीधा सिलेबस में हम लोग आ जाएंगे। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो 15 जेपीएससी होगा उसमें हम लोग जो है ये तो कंप्लीट हो चुका मेरा, आप लोग का पूरा आंसर राइटिंग ये कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये बचा मॉडल आंसर राइटिंग। तो आपको मॉडल आंसर राइटिंग हम करवा देंगे लास्ट में। और अभी जो है ना, अब जो आपको डेली एवरी मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगा अल्टरनेट झारखंड ज्योग्राफी का और इंडियन पॉलिटी का। ये आपका JSSC और जेपीएससी प्रीलिम्स और JSSC जो भी एग्जाम लेगा, चाहे SI ले, पुलिस बहाली ले, सचिवालय ले, कोई भी एग्जाम ले, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और जेपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है झारखंड का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और इंडियन पॉलिटी एक दिन आपको मिलेगा झारखंड पॉलिटी, सॉरी आपका झारखंड ज्योग्राफी, और अगला दिन मिलेगा आपको इंडियन पॉलिटी। ये आपका मंडे से स्टार्ट रहेगा। कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पे वीडियो हम डालने का प्रयास करेंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर कि मेरा इस बार कट ऑफ से नंबर कम आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं सर हम जैसे की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए क्या कीजिएगा आप, तो भाई आप लोग के लिए हम यही कर सकते हैं। और लास्ट में एग्जाम के टाइम में हम आपको जो है पूरा जो है करेंट अफेयर्स जो है बढ़िया से पढ़ा देंगे। तो ये सब चीज़ जो हम आपके लिए करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का जो है आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग का। और जो अभी आप क्वेश्चन आपको हम दिखाएं, पहले हम क्वेश्चन को देखिए और इस सिलेबस में कहाँ है पहले समझ लीजिए कि वित्त आयोग का गठन और भूमिका। हमेशा सिलेबस को हाथ में रखिएगा। हम बोले 5 पेज का जेरॉक्स करा लीजिएगा, इतना मोटा सिलेबस निकालने का जरूरत नहीं है। 5 पेज का सिलेबस हम आपको दिखा देंगे, मेरे पास है भी वो वहाँ से। अब देखिए पेपर 4 है, तो पेपर 4 में आप देख रहे हैं B नंबर में लोक प्रशासन और सुशासन। अब देखिए वित्त आयोग कहाँ पे, देखिए वित्त आयोग यहाँ पे है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा है वित्त आयोग वाला क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे लेसन नंबर 16 और 16 में यहाँ पे है आपका जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। तो चलिए हम लोग यह आंसर राइटिंग का टॉपिक जो है आज स्टार्ट करते हैं। यही आपका क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन और भूमिका। इसमें जो पूरा जो आप देख रहे हैं अभी आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे, ये जो है ना पूरा आपका लक्ष्मीकांत का जो किताब है वो
परीक्षा वाणी है वो, एनसीईआरटी और महेश कुमार बनवाल सर की जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड बुक, वो चारों किताब से ना कुछ कुछ कंटेंट लेके एक पूरा आंसर राइटिंग जो कंप्लीट किया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे वित्त आयोग की भूमिका, मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन आंसर राइटिंग में ये पढ़ेंगे। फिर एक थॉट, यहाँ जो मनमोहन सिंह जो बोले हैं वित्त आयोग के बारे में वो हम लोग देखेंगे। फिर वित्त आयोग का गठन आप देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया तरीका से डायग्राम बना के जो है इसको लिख दिया गया है। फिर अगला जो है वित्त आयोग की भूमिका एवं कार्य, इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से, और जो है अच्छा से डील करने का प्रयास किया गया है पूरा, ताकि आपका आंसर राइटिंग में कोई तरह का दिक्कत ना हो। और कंक्लूजन, निष्कर्ष, यानी देखिए ये ना आपका मैक्सिमम 250 से आपका 300 से 350 वर्ड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि रीजन ये है ना कि आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसके हिसाब से ही लिखना पड़ता है। 40 नंबर का नहीं है, 20 नंबर का है, तो उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो आपको हमेशा आंसर राइटिंग जो है देखना है कि कितना नंबर का है। 40 नंबर का है तो 6 से 700 के बीच में लिखिएगा, मैक्सिमम 700 और मिनिमम 500। आपका जो है 20 नंबर्स का है तो आपका मिनिमम 250 और मैक्सिमम 350। इससे ज़्यादा आप लोग बिल्कुल मत लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, वित्त आयोग का गठन और भूमिका। इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि भारत संविधान के अनुच्छेद 280, अब जानते होंगे 280 में वित्त आयोग है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया। हमेशा आर्टिकल को जब भी पॉलिटी लिखिएगा आर्टिकल जरूर इंक्लूड करने का प्रयास कीजिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। क्या करना है कि इसका उद्देश्य क्या है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो भी आपका फाइनेंस वाला वित्त वाला संसाधन है उसको न्याय संगत में बिना किसी लड़ाई झगड़ा का वितरण करना। यानी कि झारखंड को कम मिला है, बिहार को ज़्यादा मिल गया है और आपका पश्चिम बंगाल को भी कम दिया गया है। इस तरह से नहीं, एकदम न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। यह संघ व्यवस्था को मजबूत करने तथा सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने वाले एक संवैधानिक संस्था है। अब इतना ही में लिखना है, 30-35 वर्ड में इसको आपका जो इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करना है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्त संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। यह संघ व्यवस्था को मजबूत करने तथा सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने वाली एक संवैधानिक संस्था है। अब ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब देखिए हमेशा ना प्रयास कीजिएगा कि वित्त आयोग के बारे में कोई भी आंसर राइटिंग कीजिएगा तो किनका किसी व्यक्ति का थॉट क्या है। देखिए बहुत सारा थॉट जो है, बहुत सारा विचार जो है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन हम यहाँ किनका लिए हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुसार। अब ये करंट रेजिडेंट भी है, हमारे देश के पीएम भी रह चुके हैं और बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी रहे हैं। अब इनके अनुसार क्या है, वित्त आयोग भारतीय संघवाद का वह संतुलन चक्र बैलेंसिंग व्हील है जो यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक बदलावों के बावजूद राज्यों और केंद्र के बीच वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित बना रहे। देख रहे पूरे यहाँ पे क्या मनमोहन सिंह क्या बोला है वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग भारतीय संघवाद का वह संतुलन चक्र यानी बैलेंसिंग व्हील है जो यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक बदलावों के बावजूद राज्यों और केंद्र के बीच वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित बना रहे। अब ये बोले कौन, मनमोहन सिंह। इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब एक थॉट भी यहाँ पे हम लिख दिए हैं ताकि आपका आंसर जो है औरों से जो है कंपेटिव किया जाए तो आप बहुत बेहतर तरीका से लिखें, क्योंकि ये सब जो है डेटा कोई डालेगा नहीं। अब ये सब डाटा डालता है कौन है, जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, यानी जो यूपीएससी टाइप का जो आंसर राइटिंग करके रखते हैं ना, वही ये सब डेटा डालता है। तो आप ये सब यदि डाल दिए ना, थॉट डाल दिए, डेटा डाल दिए, आपका आंसर राइटिंग औरों से बहुत बेहतर होगा। और यदि एवरेज आपको 20 नंबर मिल रहा है ना, तो आपको 3-4 नंबर और आप इंक्लूड कर दीजिए फिर ये सब की वजह से। अब आइए आगे, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अब यहाँ पे क्या, वित्त आयोग का गठन, क्वेश्चन में पूछा है कि वित्त आयोग का गठन और भूमिका, इसलिए कभी भी आप ना जो क्वेश्चन पूछा है उसके अगल बगल थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है, जो मेन बॉडी है, उसको जरूर लिखना, उससे हट के कुछ नहीं लिखना है। दिमाग में ये रखना कि हमको यही लिखना है, जो आपका जो मेन बॉडी है, जो क्वेश्चन का डिमांड है, उसी को लिखना है आप लोग को। देखिए वित्त आयोग का गठन, अब इसका गठन को ना हम जो है कहानी की तरह लिख सकते हैं, कहानी नहीं की है, इसको हम फ्रेमिंग कर दिए। फ्रेमिंग करने का मतलब क्या होता है कि अट्रैक्टिव लगेगा। अब जितना अट्रैक्टिव लगेगा उतना नंबर आपको बढ़ेगा। यहाँ आपको आंसर राइटिंग नहीं करना है, दिमाग में ये घुसा लीजिए कि आपको नंबर ज़्यादा लाना है औरों का कंपेयर में। तो वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखते होंगे वित्त आयोग का गठन में संरचना में क्या है कि इसमें एक चेयरमैन होगा, एक अध्यक्ष होगा,
और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वित्त आयोग का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए इसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। तो संविधान ने संसद को सदस्यों की नियुक्त योग्यता निर्धारित करने का अधिकार दिया। संविधान ने संसद को सदस्यों की योग्यता, किसका सदस्य, वित्त आयोग का जो मेंबर है उसकी योग्यता निर्धारित करने का अधिकार दिया है। आमतौर पर अध्यक्ष को सार्वजनिक मामले का अनुभव होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा योग्यता इसमें जरूरत नहीं है कि सार्वजनिक मामले का यदि कोई अनुभव है तो व्यक्ति जो है इसमें जो पद धारण कर सकता है। अब इसमें सदस्य के बारे में जान लीजिए। सदस्य, इनमें कुछ न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति, सरकार के वित्त और खातों का रखने वाले और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। मतलब जो आपका 4 जो मेंबर यहाँ पे है जो बनेगा वो क्या होगा कि जो उच्च न्यायालय, इनमें कुछ न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, जो न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसके समान योग्यता हो, या फिर क्या है कि सरकार के वित्त और खातों का ध्यान रखने वाले, थोड़ा सा छूट गया, ध्यान लिख दीजिए, ध्यान रखने वाले और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसमें किसमें, तो मेंबर में। अब यहाँ पे पुनर्नियुक्ति, सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करते हैं और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। आप जानते हो कि 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है, जल्दी भी हट सकता है लेकिन मैक्सिमम 5 साल के बाद भी जो है उनको दोबारा चुना जा सकता है। तो देखिए वित्त आयोग का गठन में क्या लिखिएगा आप लोग कि इसमें जो एक अध्यक्ष होगा और 4 मेंबर होंगे। उसके बाद योग्यता क्या है, योग्यता यहाँ बहुत नहीं चाहिए, सार्वजनिक मामले का जो अनुभव होना चाहिए। किनको, जो अध्यक्ष है उसको। उसका जो 4 मेंबर है वो या तो न्यायाधीश जो होता है उच्च न्यायालय का, या आपका उसके समान योग्यता रखे, या फिर सरकार के बही खाते का जो है रख रखाव करने वाले व्यक्ति, या फिर अर्थशास्त्र का विषय शामिल होना चाहिए। अब ये हो गया पुनर्नियुक्ति में क्या होगा, 5 साल इन लोग का होता है पद धारण करने की क्षमता, लेकिन क्या होगा बाद में इसको जो है बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये हो गया आपका वित्त आयोग का गठन, बहुत कम, और आप देख रहे होंगे एक ही पेज में इसको डील कर दिया गया है। अब जो अगला जो आप बोला गया है कि वित्त आयोग की भूमिका, सीधा हम लोग रोल में आएंगे, क्या इसका भूमिका एवं कार्य है। वित्त आयोग की भूमिका एवं कार्य क्या क्या है, देखिए करों के बंटवारे की सिफारिश पहला नंबर में, दूसरा है राज्यों के बीच राजस्व वितरण, दूसरा हो गया, तीसरा है अनुदान की सिफारिश, चौथा स्थानीय निकायों को संसाधन उपलब्ध कराना, और 5वां नंबर में वित्तीय अनुशासन और सहकारी संघवाद को बढ़ावा। अब देखिए वित्त आयोग का ना बहुत सारा काम है, 15-20 काम है, लेकिन यहाँ आंसर राइटिंग के डिमांड के अनुसार आपको लिखना है। अब यहाँ 5 ही हम पॉइंट लिखे हैं, इसको डील करना है। क्या क्या है, करों के बंटवारों की सिफारिश, राज्यों के बीच राजस्व वितरण, अनुदान की सिफारिश, स्थानीय निकायों को संसाधन उपलब्ध कराना, और वित्त अनुशासन और सहकारी संघवाद को बढ़ावा। अब ये ना आप इसको हम डील करेंगे 25-30 वर्ड में मैक्सिमम, और जो है इसको खत्म करेंगे। करों के बंटवारों की सिफारिश, अब देखिए यहाँ पे क्या है, करों के बंटवारों की सिफारिश, शुद्ध कर प्राप्तियों को केंद्र और राज्य के बीच कैसे विभाजित किया जाए, इसकी सिफारिश या भूमिका में वित्त आयोग करता है। क्या करता है, या कुछ नहीं करना है, जो भी टैक्स प्राप्त होता है शुद्ध टैक्स, वो केंद्र और राज्य के बीच कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे बांटा जाए, कैसे बंटवारा किया जाए, इसकी सिफारिश कौन करता है, तो वित्त आयोग जो इसकी सिफारिश करता है। बस काम खत्म हो गया यहाँ पे आपका। दूसरा है राज्यों के बीच राजस्व वितरण, राज्यों के बीच राजस्व वितरण, राज्यों के बीच करों के हिस्सों को तय करने के लिए मानदंड। क्या, राज्यों के बीच करों के हिस्सों को तय करने के लिए मानदंड, जैसे जनसंख्या, आय का अंतर, वन क्षेत्र आदि जो है को निर्धारित करना। मतलब राज्य के बीच जो राजस्व का जो वितरण होता है कैसे होता है, तो राज्यों के बीच करों के हिस्सों को तय करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है। उस मानदंड में क्या होता है, जनसंख्या, आय का अंतर, वन क्षेत्र, ये सब काम कौन करेगा, तो वित्त आयोग करेगा। अब देखिए अगला जो है अनुदान की सिफारिश, 3rd नंबर पॉइंट में क्या है, तो हो जाएगा अनुदान की सिफारिश। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट 275 प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है। वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की सिफारिश करता है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आर्टिकल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अनुदान की सिफारिश। आर्टिकल 275 में साफ साफ लिखा हुआ है कि संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की सिफारिश करता है। अब यहाँ पे हो गया ये 3rd नंबर पॉइंट। 4था नंबर पॉइंट क्या है, स्थानीय निकायों को संसाधन उपलब्ध कराना। स्थानीय मैंने 73 और 74 अमेंडमेंट, नगर निगम और आपका पंचायत वाला, तो यहाँ पे लिखा स्थानीय निकायों को संसाधन उपलब्ध कराना। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की वृद्धि हेतु राज्य की संचित निधि के सुदृढ़ीकरण के उपाय सुझाना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों की वृद्धि हेतु राज्य की संचित निधि के सुदृढ़ीकरण के उपाय सुझाना। ये हो गया आपका 4 नंबर पॉइंट। 5वां नंबर में क्या है, वित्त अनुशासन और सहकारी संघवाद को बढ़ावा। वित्त अनुशासन और सहकारी संघवाद को बढ़ावा। वित्त आयोग राजकोष से उत्तरदायित्व
पारदर्शिता तथा केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करता है। यहाँ पे क्या बोला गया कि वित्त आयोग राजकोष से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करता है। अब देखिए इसका ना हम यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए आपका जो काम यहाँ पे हो गया, आंसर राइटिंग का काम आपका खत्म हो गया। यहाँ इंट्रोडक्शन लिख दिए हैं, यहाँ विचार लिख दिए मनमोहन सिंह जी का, यहाँ पे आपका पूरा गठन हो गया है और आपका जो है वित्त आयोग की भूमिका में कार्य, मैंने आपका इंट्रो और मेन बॉडी का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। अब जो सपोर्टिंग होता है ना रोल, जो थोड़ा सा आपको जो है औरों से बेहतर कराएगा आंसर राइटिंग में, वो समझिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वित्त आयोग का इंपॉर्टेंस। अब इसको ना हम डील नहीं किए, यहीं पे 4 पॉइंट लिख दिए हैं ताकि जो है आपका और लोग इतना ही लिखेगा, आप थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिएगा। देखिए और लोग क्या करेगा कि ये 5 पॉइंट है, इसी 5 पॉइंट में उसका टाइम खत्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या किए कि कम वर्ड्स यूज करके ये 5 पॉइंट को खत्म कर दिए हैं। अब मेरा टाइम बच गया, टाइम बचेगा तो क्या करेंगे कि कुछ हम और लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस, कि क्या इंपॉर्टेंस है वित्त आयोग का। देखिए क्षेत्र असमानताओं को कम करता है। अब देखिए महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, या फिर और जो बड़े बड़े स्टेट है वो बहुत डेवलप्ड है, लेकिन झारखंड हो गए, फिर आपका बिहार हो गया, वो सब बहुत पीछे है। तो उस समय क्या करता है कि उन लोग को ज़्यादा सपोर्ट करता है मतलब वित्त आयोग। तो क्या क्षेत्र असमानता को कम करता है। इससे क्या होता है कि बड़े राज्य बड़े नहीं होते हैं, छोटे राज्य जो है छोटे नहीं होते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है, कम करता है, क्षेत्र असमानताओं को कम करता है। राज्यों को विकास हेतु वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। अब राज्यों का जो डेवलप करता है उसमें क्या होता है कि वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। कौन, तो आपका वित्त आयोग। सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करता है। कौन, तो वित्त आयोग। आपदा प्रबंधन एवं स्थानीय शासन को संसाधन उपलब्ध कराता है। देखते होंगे जब आपदा प्रबंधन आ गया है, कुछ हो जाता है, बाढ़ सूखा आ गया, तो उस समय जो वित्त आयोग को ही बहुत बड़ा रोल निभाता है। और साथ साथ स्थानीय शासन मतलब आपका 73 या 74 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243 में, उसको भी संसाधन उपलब्ध कराता है। कौन, तो आपका वित्त आयोग। क्या क्या लिखें, क्षेत्र असमानताओं को कम करता है, राज्यों को विकास हेतु वित्त स्थिरता प्रदान करता है, सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करता है, आपदा प्रबंधन एवं स्थानीय शासन को संसाधन उपलब्ध कराता है। अब देखिए आपका हो गया इंपॉर्टेंस खत्म। अब सीधा हम लोग आएंगे ना कंक्लूजन, निष्कर्ष में। अब निष्कर्ष को ऐसा लिखना है कि औरों से बेहतर हो और जो करंट रिलेवेंट हो और आपका कुछ इसमें थॉट डाला हुआ हो। देखिए निष्कर्ष क्या है, वित्त आयोग भारत के वित्त ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। जितने भारत में जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे मजबूत स्तंभ कौन है, तो वित्त आयोग है। यह न केवल राजस्व के बंटवारे की समस्या का समाधान करता है बल्कि विकासशील राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक मार्गदर्शक का भूमिका निभाता है। क्या करता है वित्त आयोग, भारत के वित्त ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह न केवल राजस्व के बंटवारे की समस्या का समाधान करता है बल्कि विकासशील राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। 16वें वित्त आयोग के, अब देखिए अध्यक्ष लिख दिए अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग यहाँ लिख दिया अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया से अपेक्षा है कि वह उभरती आर्थिक चुनौतियों और विकसित भारत @ 2047। अब ये आप जानते हो क्या बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, विकसित भारत @ 2047, इस तक भारत को जो है विकसित राज्य बनाना 2047 तक के लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय रोडमैप तैयार करना। अब देखिए पूरा करंट रिलेवेंट हो गया आपका कंक्लूजन। वित्त आयोग भारत के वित्तीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह न केवल राजस्व के बंटवारे की समस्या का समाधान करता है बल्कि विकासशील राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया से अपेक्षा है कि वह उभरती आर्थिक चुनौतियों और विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय रोडमैप तैयार करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो है 300-350 मैक्सिमम वर्ड होगा, उसमें आपका जो है इंट्रोडक्शन हो गया, आपका जो है गठन हो गया, और आपका जो है इसका रोल या फिर जो आपका वर्क है ये हो गया, और फिर आपका जो है कंक्लूजन हो गया। यानी आप जब भी आंसर राइटिंग कीजिएगा अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, इसमें जो है जो क्वेश्चन बोल रहा है वही आपका जो है काम होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं झारखंड के जिस कोने से हैं भाई, अब बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि आप झारखंड में कहाँ से हैं। मेरा उद्देश्य झारखंड के उन सब बच्चों के लिए है जो किसी भी कोना में रह के पढ़ाई कर रहे, चाहे गाँव में है शहर में है। मेरा यदि आपके जीवन में आपके तैयारी में थोड़ा बहुत भी इंपॉर्टेंस है ना, थोड़ा बहुत हम यदि भूमिका निभा पा रहे हैं ना, तो मेरे लिए बहुत है दोस्तों। तो आप लोग का इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह का सेशन कंप्लीट जो आपको चलता रहेगा। और अगला जो हम लोग क्वेश्चन जो देखेंगे ना पीए का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम मुझे पूछता है। देखेंगे हम लोग राज्य में मुख्य सचिव की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है हम लोग अगला क्लास में डील करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए आंसर राइटिंग सेशन में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जोहार,
झारखंड, जय झारखंड।